हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 9th ऑफ जनवरी 2024। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेसेस रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस। तो बिल्किस बानो केस में जो 11 कन्विक्ट थे जिनको एक एनमा से रेमिशन दिया गया था उसको जो है रिवर्स किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो टू जज बेंच रिप्रीमेंड्स बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात फॉर एक्टिंग इन टेंडम with prisoners to order their early release after usurping the power to do so। और जो मैन है उनको वापस बोला गया है कि रिपोर्ट बैक करें जेल को विद इन अ फोर्टनाइट। जो रूल ऑफ लॉ है इट डज नॉट मीन द प्रोटेक्शन ऑफ ए फॉर्चुनेट फ्यू से जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये उन्होंने बोला है कि सिर्फ फॉर्चुनेट फ्यू के लिए जो प्रोटेक्शन का मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है। और जो जो जजमेंट है उसमें ये भी बोला है कि गुजरात डिड नॉट हैव द जुरिडिक्शन टू ग्रांट रेमिशन। गुजरात के पास पावर नहीं थी कि वो रिमिशन ग्रांट कर सके, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन कर दिया है ऑर्डर ऑफ एनमासे रेमिशन ग्रांटेड बाय द स्टेट ऑफ गुजरात इन अगस्त 2022 to 11 men sentenced to life imprisonment for the gang rape of Bilkis Bano and murder of her family in including a 2-month-old infant during the 2002 गुजरात राइट्स, ठीक है ना। तो इस ये एक इम्पोर्टेंट जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिलीवर किया है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जो नोलन्स की जो डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन, उनकी जो मूवी थी ओपेनहीमर, उसने गोल्डन ग्लोब्स में जो है थोड़े से अवार्ड अच्छे से बटोरे हैं। तो ओपेनहीमर को टोटल 5 प्राइजेज जो है मिले हैं। ये 81st एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे, बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में हुए हैं। 5 कैटेगरी में प्राइज मिला है। बेस्ट ड्रामा के लिए मिला है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है नोलन को, बेस्ट स्कोर के लिए मिला है, एज वेल एज एक्टिंग ट्रॉफीज फॉर शिलियन मर्फी एंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर। तो इन 5 कैटेगरी में टोटल जो है उनको मिले हैं। वहीं पे जो इंडिजिनस एक्टर हैं लिली ग्लैडस्टोन, उनको जो है बेस्ट फीमेल एक्टर का जो है इन अ ड्रामा उनके रोल के लिए उनको मार्टिन स्कोरसेस की जो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून है उसके लिए उसको मिला है, ठीक है ना। देखिए अभी हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि जो जापान एयरलाइंस वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद रिपोर्ट भी आई उसके लिए क्या जो है कर सकते हैं। तो उसी को चलते हुए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने रिवाइज किया है नॉर्म्स रेगुलेटिंग देयर ड्यूटी आवर्स बाय रिड्यूसिंग नाइट टाइम फ्लाइंग एंड एनहांसिंग वीकली रेस्ट। तो पायलट्स के लिए जो ड्यूटी नॉर्म्स है उनमें थोड़ा सा रेगुलेशंस चेंज के नॉर्म्स रेगुलेट जो कर रहे हैं उनको चेंज किया गया है और उनका जो रेस्ट टाइम पीरियड है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। साथ में ये भी है कि नो पायलट कैन बी रोस्टर्ड फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव नाइट ड्यूटीज। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नाइट ड्यूटीज के लिए भी उसको रोस्टर पे नहीं डाला जाएगा। और न्यू जो नॉर्म्स है दे अलाउ पायलट्स अ वीकली रेस्ट पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस 48 आवर्स अप फ्रॉम द अर्लियर 36 आवर्स। जो पहले 36 आवर्स का कंटिन्यूअस रेस्ट पीरियड था उसको वीकली रेस्ट पीरियड था वो बढ़ा के अब 48 आवर्स जो है वो कर दिया है, जिसमें कि 2 लोकल नाइट्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो किए गए हैं पॉजिटिव। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। कर्नाटक हाई कोर्ट बैन किया है ऑल टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटी विद इन अ 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ द हिस्टोरिक कृष्णा राज सागर डैम इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पे है, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटका स्टेट में ये है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको याद करना है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ रिमिशन अ क्लासिक केस ऑफ यूजिंग सुप्रीम कोर्ट टू वायलेट लॉ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में ये बताया गया है कि सेवरल फैक्ट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर प्रीमैच्योर रिलीज इन बिल्किस बानो केस हैड बीन सप्रेस्ड बिफोर द कोर्ट। बेंच ने ये बोला है और उसमें ये भी बोला है कि इट एड्स दैट कोर्ट वाज डिफ्रॉडेड इनटू डिलीवरिंग इट्स डिसीजन टू कंसीडर द प्ली फॉर प्रीमैच्योर रिलीज अंडर 1992 पॉलिसी की। एक तरह से कोर्ट को डिफ्रॉड किया गया था, उसको मिसली उसको जो फैक्ट्स थे वो पूरी तरह से अच्छे से मतलब पूरे फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, ठीक है ना। तो ये एक इसकी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो मार्च 3 2002 को इंसिडेंट हुआ था जिसमें अ मॉब डिसेंडेड अपॉन द फैमिली ऑफ बिल्किस बानो, जिस जो राधिकपुर विलेज के आसपास नियर अहमदाबाद के अराउंड ये इंसिडेंट हुआ था एंड शी वाज गैंग रेप्ड एंड 7 मेंबर्स और फैमिली वर मर्डर्ड। फिर दिसंबर 16 2030 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई इंक्वायरी। फिर जनवरी 21 2008 को स्पेशल कोर्ट जो है उसने कन्विक्ट किया 11 मैन को और उनको सेंटेंस किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। फिर 4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है सेंटेंस को अपहोल्ड किया, लेकिन 23 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गुजरात गवर्नमेंट को टू कंसीडर द प्ली ऑफ ए कन्विक्ट फॉर प्रीमैच्योर रिलीज अंडर इट्स पॉलिसी ऑफ जुलाई 9 1992। फिर अगस्त 15 2022 को
पार्ट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट्स रिमिशन पॉलिसी जो 11 कन्विक्ट थे उनको भी जो है रिलीज कर दिया है गोधरा सब जेल से। फिर अगस्त 25 2022 को जो टॉप कोर्ट है उसने नोटिस इशू किया सेंटर को और गुजरात गवर्नमेंट को ऑन ए पीआईएल प्ली अगेंस्ट द प्रीमेच्योर रिलीज। फिर नवंबर 30 2022 को बिल्किस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने रेमिशन को चैलेंज किया। दिसंबर 17 को जो है कोर्ट ने डिसमिस की उसकी प्ली को, और जो वो बेसिकली रिव्यू मांग रही थी मई 13 के वर्डिक्ट को, ठीक है ना, जिसमें स्टेट ऑफ गुजरात को जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता के जो है वो बोला था कि कॉम्पिटेंट है एग्जामिन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज। लेकिन 27 मार्च 2023 को कोर्ट ने नोटिस भेजा सेंटर को, गुजरात गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को ऑन ए प्ली फाइल्ड बाय बिल्किस बानो। और फिर अगस्त 7 2023 को कोर्ट ने जो है फाइनल हियरिंग जो है पिटीशंस पे जो रेमिशन को चैलेंज करे थे उन पे स्टार्ट की, और जनवरी 8 का ये वर्डिक्ट आया जिसमें कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है जो रिमिशन दिया गया था उन 11 कन्विक्ट को। तो ये पूरी टाइमलाइन है जिसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको टाइमलाइन समझाने के लिए हमने बताया है, ठीक है जी। रूल ऑफ लॉ डजंट मीन प्रोटेक्शन टू ए फॉर्चुनेट फ्यू, ये जस्टिस नागरत्ना जी ने जो बोला था, अभी हमने फ्रंट पेज में भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा बोला है कि आर्टिकल 142 कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू अलाउ देम टू रिमेन आउट ऑफ जेल एज दैट वुड बी एन इंस्टांस ऑफ दिस कोर्ट्स इम्प्रीमेच्योर टू इग्नोर रूल ऑफ लॉ। तो ये उनका कमेंट ये आया है, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने ये बोला है, ठीक है ना। तो बिल्किस बानो के बारे में बताया कि वेप्ट टीयर्स ऑफ रिलीफ, दिस इज व्हाट जस्टिस फील्स लाइक, ये बिल्किस बानो ने जजमेंट के बाद बोला है। एंड शी थैंक्स सुप्रीम कोर्ट फॉर गिविंग वुमेन एवरीवेयर दिस विंडिकेशन एंड होप इन द प्रॉमिस ऑफ इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। तो ये यहाँ पर एक ये बोला है कि इस जजमेंट से शायद जो इक्वल जस्टिस फॉर ऑल की बात है उसकी होप जो है और उसका जो प्रॉमिस है वो जरूर सबके लिए रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और साइंस सेक्शन में देख लेते हैं। जो साउथ कोरिया का सुपर कंडक्टिविटी वाला क्लेम था उसको फिर से एक बार रिवाइव किया गया है नए डाटा के साथ। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर जो मटेरियल था LK99 जो है वो हेडलाइंस में रहा था। साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने क्लेम किया था कि ये रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर जो होता है जिसको हम आरटीपी बोलते हैं, ठीक है ना, वो हो सकता है। लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स पाए गए इस ग्रुप के डाटा के रिगार्डिंग, और वो क्लेम जो है वो खारिज हुआ। लेकिन उसके बाद अब जो नई फाइंडिंग्स आई एक न्यू स्टडी में, उन्होंने एक सेकंड लाइफ उस क्लेम को फिर से दी है। तो ये जो स्टडी की है ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने की है जो कि एफिलिएट है रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइना और जापान में, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक साइन फाइंड किया है सुपर कंडक्टिविटी का इन अ मटेरियल दैट वाज एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर, ठीक है ना, इन्हीं क्लेम्स के। तो वही एल के 99 वाला जो मटेरियल था। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था उस वो जो क्वेश्चन है इस इफेक्ट में वो ये है, ये जो साइन दिखाया है मतलब जो ये साइन अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में है उसको हम बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर इफेक्ट क्या है? इट इज वन ऑफ ए फ्यू इफेक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स एग्जिबिट when they are able to conduct electric currents without any resistance, that is when they become superconductor। तो इस क्वालिटी को इस इफेक्ट को जो है मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। certain materials exhibit when they are able to conduct electric currents without any resistance when they become superconductor, ठीक है ना। तो कुछ कंपाउंड में बेसिकली इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया था, उनको हम बोलते हैं कॉपर सब्स्टिट्यूटेड लेड एपेटाइट पार्टिकल्स कंपाउंड में जो है ये इफेक्ट जो है ऑब्जर्व किया गया था। और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लुक कर मतलब सर्च कर रहे थे कि ऐसा मटेरियल हो जो कि सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करे एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी इसको बोलते हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह कोई मटेरियल बिहेव करेगा, तो उसकी खोज चल रही थी क्योंकि उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन हो सकते हैं उसके इस चीज के, तो इसलिए इसकी जो है खोज जारी थी। और इसमें पूरा बताया है कि कैसे वो फेल हुआ, फिर उसके बाद जो नए ये रिसर्च हुई है उसमें क्या-क्या यूज़ किया गया है, क्या-क्या उसमें चेंजेज़ हैं, क्या-क्या उसमें बताया गया है। और अभी लेकिन यही है फिर कि बहुत सारी चीज़ें जो है एफर्ट जो है अभी भी करने हैं, जिससे हम ये चीज़ जो है अचीव करने में सफल हो पाएँगे अगर ये कभी एग्ज़िस्ट करती है तो। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना? आगे देखते हैं। एडिटोरियल में सबसे पहले तो आज का वही अनलॉफुल रेमिशन की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके रिगार्डिंग आया है। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि द वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट गुजरात डिड नॉट हैव एनी जुडिक्शन टू डिसाइड ऑन ग्रांटिंग रेमिशन टू ए कन्विक्ट्स सेंटेंस्ड इन महाराष्ट्र। तो पहली चीज तो ये कि जो सेंटेंस हुए हैं महाराष्ट्र में उनको रेमिशन देने की पावर गुजरात के पास है या नहीं है, तो वही है कि गुजरात का जुडिक्शन नहीं था। फिर जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी हैं और उज्जल भुयान जी हैं, उन्होंने बोला है, जो ये बेंच थी इनकी, उन्होंने बोला है कि द स्टेट ऑफ गुजरात हैज एक्टेड इन टेंडम एंड वाज कंप्लिसिट, ठीक है ना।
तो 1992 की जो ये रिमिशन पॉलिसी उसको आउटडेटेड एक तरह से बताया कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। जो रूलिंग है, इट रिप्रेजेंट्स अ ब्लो फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड द रेस्टोरेशन ऑफ फेथ इन द जुडिशरी एट अ टाइम व्हेन देयर आर डाउट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस कैपेसिटी टू होल्ड पावर टू अकाउंट। तो ये बोला है कि ऐसे टाइम पे जब डाउट्स जताए जा रहे थे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी पे कि वो अकाउंटेबल हैं या नहीं, मतलब पावर होल्ड करने के अकाउंटेबल है नहीं, उस टाइम पे जजमेंट जो है जुडिशरी में फेथ फिर से उसने रिवाइव कर दी है। और मेरिट्स पे भी ऑथर ने बोला कि इट इज अ टाइमली रिटरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स दैट एनिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू ग्रांट रेमिशन, दैट इट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। जो रेमिशन ग्रांट करने की पावर है वो फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, और इट शुड बी बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रेलेवेंट पैरामीटर्स, जैसे कि वेदर द क्राइम इन्वॉल्व्ड अफेक्टेड सोसाइटी एट लार्ज, वेदर द कन्विक्ट रिटेन द पोटेंशियल फॉर कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेज और इज कैपेबल ऑफ रिफॉर्म। इन सब चीजों को ग्राउंड को ध्यान में रख के ही जो है रिमिशन जो है वो देना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं जो लीड एडिटोरियल है एक उनमें से आज ये देखते हैं, एन एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज एथिक्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जो वैल्यूज और एथिक्स को पुश देने की बात करें उसके रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो है रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वगैरह डायरेक्टिव इशू करता रहता है और काफी ब्रेक नेक स्पीड मतलब बहुत स्पीड से देखा है कि ये चीज इशू जो हो रही है वो ये है। उनमें से एक गाइडलाइन थी मूल्य प्रवाह 2.0। ये मॉडिफाइड वर्जन था मूल्य प्रवाह का, जो कि नोटिफाई हुआ था बेसिकली 2019 में सबसे पहले। और बेसिकली ये जो मूल्य प्रवाह था, इट सीक्स टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने ये बोला है कि जब तक आप सिंसियर एफर्ट से उनको बैक नहीं करेंगे टू एंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ मूल्य प्रवाह इफेक्टेड इन लेटर एंड स्पिरिट, द मूव में बी नो मोर देन ए मियर फॉर्मेलिटी। तो ये जो मूव है ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी जब तक आप उनको सिंसियर एफर्ट्स के साथ बैकिंग नहीं देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मूल्य प्रवाह 2.0 में जो है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी पे जो है एम्फेसिस दी गई है। जो मूल्य प्रवाह 2.0 है, इट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर utmost transparency in administration and highlights that decision making in higher education institutions must be solely guided by institutional public interest and not be vitiated by biases। बायसनेस से विटिएट नहीं होनी चाहिए, सोलली किससे गाइड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक इंटरेस्ट से जो है वो गाइड होनी चाहिए। जो ये मूल्य प्रवाह 2 है, अब ये सीख करता है अबोलिश करना डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिशियल्स और अर्ज करता है एडमिनिस्ट्रेशन को टू पनिश द करप्ट, ठीक है ना। स्ट्रेस ले करता है ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ एनकरेजिंग पर्सन्स एट ऑल लेवल्स टू थिंक एंड गिव देयर एडवाइस फ्रीली। गाइडलाइंस जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो एंश्योर करें इंटीग्रिटी को, ट्रस्टीशिप को, हार्मनी को, अकाउंटेबिलिटी को, इंक्लूसिवनेस को, कमिटमेंट को, रेस्पेक्टफुलनेस को, बिलोंगिंगनेस को, सस्टेनेबिलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और ग्लोबल सिटीजनशिप को। सारी की सारी एथिकल वैल्यूज हैं ये, एक तरह से देखा जाए तो है ना। तो वो सारी की सारी एक्सपेक्ट की जा रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना। मूल्य प्रवाह 2.0 जो है वो इंसिस्ट ये करता है कि स्टाफ और स्टूडेंट जो है वो यूनियन में काम करें और वो इशू रेज करें एक डिग्निफाइड मैनर में। जो गाइडलाइंस है वो डिफाइन नहीं करते डिलीनिएट कि क्या डिग्निफाइड मैनर है, तो इससे जो है प्रोविजन है वो उनको मिसयूज भी कर सकता है, थ्रेटन करने के लिए, शन करने के लिए, साइलेंस करने के लिए, एटलीस्ट अंडरमाइन करने के लिए जो कलेक्टिव वॉइस है स्टेक होल्डर्स की उनको। तो ये इसका मिसयूज भी हो सकता है, ये थ्रेट जो है इमिनेंट है, रियल है, और ये थ्रेट के चलते इसको ये है कि ये जो प्रोविजन है ऐसा भी हो सकता है इनका मिसयूज होगा तो वो अच्छा करने के बजाय हार्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं डाटा पॉइंट में आज आया है एक्सप्लोरिंग इंडिया डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ग्रोथ थ्रू जीआई टैग्स। तो लगभग 500 प्रोडक्ट्स के आसपास जो हैं अक्रॉस ऑल स्टेट जो हैं वो अब तक जीआई टैग उनको दिया जा चुका है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है जीआई टैग क्या होते हैं। तो जीआई टैग ऐसा है जो प्रोडक्ट्स हैं हैंडीक्राफ्ट से लेके और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सबको जो है जीआई टैग दिया जाता है, कई कैटेगरी में दिया जाता है। तो जीआई टैग क्या है? इट इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड possess qualities और a reputation that are due to that origin। उस ओरिजिन की वजह से पर्टिकुलर और उस ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से उसकी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन और स्पेसिफिक क्वालिटीज की वजह से उसकी एक रेपुटेशन है उसके ओरिजिन की वजह से, इसलिए उसको एक जीआई टैग दिया जाता है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। कोई भी ट्रेडर बॉडी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो अप्लाई कर सकता है जीआई टैग के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है। जो एप्लीकेंट है उनको प्रूव करना पड़ेगा यूनिकनेस ऑफ द आइटम विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देना पड़ेगा प्रोडक्ट का कि वो कैसे बनता है। दो कंडीशन ये हो गई। तीसरा, जो जीआई टैग्स हैं वो केवल पॉपुलर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। अगर ये आप सोचते हैं कि सिर्फ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसा नहीं है। जीआई टैग्स बिना पॉपुलर प्रोडक्ट्स के भी मिल सकता है। यहाँ पे नोट इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रॉ मटेरियल्स है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में आते हैं, दे डू नॉट हैव टू कम फ्रॉम दैट रीजन। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी रीजन से वो
जो उसके रॉ मटेरियल्स है वो भी वहीं से आने चाहिए, ठीक है ना? जब तक कि वो कोई एग्रीकल्चर टैग ना हो। एग्रीकल्चर टैग होगा तो वही रॉ मटेरियल्स भी उसी पर्टिकुलर रीजन से आने चाहिए, ठीक है ना? लगभग 34 क्लासेज हैं प्रोडक्ट्स की जो इसमें जीआई टैग्स दिया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं एक पॉइंट, ठीक है ना? कितनी क्लासेज हैं? 34, 5 कैटेगरी है मेजर, ठीक है ना? 5 मेजर कैटेगरी है जिनमें जीआई रजिस्ट्री जो है प्रोडक्ट्स की आती है। हैंडीक्राफ्ट्स डोमिनेट करता है उनमें से लिस्ट को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज एट लीस्ट 1 जीआई टैग, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड दे देगा। हर स्टेट में कम से कम 1 जीआई टैग दिया जा चुका है और अगर किसी स्टेट के पास ज़्यादा जीआई टैग्स हैं कंपेयर टू अनदर, तो इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरी, उसका मतलब ये नहीं होगा वो कल्चरली ज़्यादा रिच है। इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि ज़्यादा आइटम जो हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं जीआई टैग्स कैटेगरी में और यानी कि प्रोबेबली फॉलो भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना? तमिलनाडु हाईएस्ट नंबर पे है जीआई टैग्स में, 61 है उसके पास, दूसरे नंबर पे जो सेकंड हाईएस्ट है वो उत्तर प्रदेश के पास 56 हैं, तमिलनाडु सबसे पहले 61, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे 56। उत्तर प्रदेश के आपको पता होना चाहिए लेदर है, फुटवियर है, आगरा के सैडल्स हैं फ्रॉम कानपुर और जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी लखनऊ की वो। कर्नाटक के 48 जीआई टैग्स के साथ तीसरा नंबर है, केरल का 39 के साथ चौथा नंबर और महाराष्ट्र का 35 के साथ पाँचवां नंबर है। फिर अगले चार्ट में यहाँ पे जो एक रीजन की बात करें किसी पर्टिकुलर रीजन में तो बनारस जो है उसमें 11 यूनिक क्राफ्ट्स हैं और एग्रीकल्चर आइटम्स हैं जो हाईएस्ट हैं किसी भी सिंगल प्लेस से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हेरिटेज सिटी मैसूर का जिसके पास लगभग 10 यूनिक आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना? तो ये डाटा आप याद रखेंगे। इंडियाज़ न्यू हिट एंड रन लॉ काफ़ी टाइम से डिबेट में चल रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया है। तो जो ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल ड्राइवर्स थे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और पंजाब स्टेट से, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से जो रिसेंट लेजिस्लेशन हुआ है हिट एंड रन इंसिडेंट्स का। तो जो बेसिकली वाइडली सर्कुलेटेड व्यू ये था कि जो सेक्शन 1062 था भारतीय न्याय संहिता का, वो स्टिपुलेट करता है इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू 10 इयर्स एंड ए फाइन ऑफ रुपीज़ 7 लाख फॉर फ्लीइंग एन एक्सीडेंट स्पॉट एंड फेलिंग टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू ए पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, ये ग्रोसली इनकरेक्ट बताया जा रहा है और इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मेन कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 1062 था बीएनएस का, ठीक है ना? इस बता दिया हमने प्रोविजन क्या-क्या थे। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि इसको रिविजिट किया जाए और रिकंसाइल किया जाए, ये जो 2 क्लॉज़ थे सेक्शन 106 के 1061 में और 1062 हमने बताए थे, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, पहले आर्टिकलों में भी। और क्योंकि जो मोर देन 35 लाख ट्रक ड्राइवर जो हैं वो कंट्री में वो अनफेयरली ट्रीट हो रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए रिविजिट कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, उनके साथ स्टेक होल्डर्स को लेकर व्यू उनके ले सकते हैं और उनको उनके साथ में एक तरह से कंसिलिएशन करके और तब ये उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना? हाउ सर्जिकल केयर इन इंडिया इज ए नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जब आप एक्सेस टू सर्जिकल केयर की बात करते हैं तो उसकी लैग दिखाई देती है, तो इंडिया जो है एनोमली नहीं है, वो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में जो प्रेवलेंस है उसी को दिखा रहा है। और अगर पिछले 7 डिकेड्स की बात करें, पिछले 70 सालों में, तो इंडिया का जो फोकस रहा है सर्जिकल केयर में वो काफी लिमिटेड रहा है और बहुत ही कम अटेंशन जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी सर्जिकल केयर को लेकर दी गई है, ठीक है ना? सर्जिकल एक्शन प्लान पे उसने बताया कि जो मेन इश्यू है वो है लैक ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, लैक ऑफ सर्जिकल केयर एक्सेस, preventable disease burden due to surgery and the economic toll of surgery on society. These are still not considered to be a part of public health in mainstream. अभी भी mainstream में जो है public health में इन चीज़ों को जो है एक पार्ट पब्लिक हेल्थ का नहीं माना जाता है, इसलिए चलते जो है सर्जरी को काफ़ी कम केयर मिली है, मतलब उसकी तरफ ध्यान कम रहा है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जब भी बनती है। इज़राइली अटैक में जो है टॉप हिज़बुल्लाह कमांडर के मारे जाने की बात आ रही है। लेबनान के जो हिज़बुल्लाह मूवमेंट है उसके टॉप कमांडर विशाम हसन जताविल एक इम्पोर्टेंट कमांडर, उन्होंने बताया है कि उसमें फर्स्ट टाइम नेम किया है कि उनकी जो है डेथ हुई है, ठीक है ना? हिज़बुल्लाह ने अनाउंस किया है बेसिकली किलिंग ये, ठीक है? आगे देखते हैं टर्नआउट आपको पता है बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे लेकिन लो टर्नआउट रहा है उसमें मेनली जो मेन अपोजिशन पार्टी थी जो कि लेड कर रहे थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, उन्होंने एक तरह से बॉयकॉट किया था इलेक्शन को और उन्होंने जो एक्सेप्ट आउटकम है उसको भी एक्सेप्ट करने से मना किया है। अथॉरिटीज ने ब्लेम किया उनकी पार्टी को बीएनपी को फॉर अटेम्प्ट टू सैबोटेज द पोल्स और जिसकी वजह से टर्नआउट सिर्फ 40% ही रहा है। हालांकि इसमें जो है शेख हसीना बानो की विक्ट्री रही है और उनका ये ओवरऑल 5th और कंसेक्यूटिव 4th जो है टेन्योर वो जो है एज़ ए प्रीमियर वहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग जो है वो फिर से न्यू हेडविंड्स में आ गया था। एक मिड एयर इमरजेंसी हुई जिसमें अ पीस ऑफ फ्यूज़लेज केम ऑफ ए बोइंग 7379 मैक्स जेटलाइनर जो वो यूएस वेस्ट कोस्ट के ऊपर फ्लो कर रहा था और एक नया बिलो है ये ऑफ बिलीगर्ड मैन्युफैक्चरर। अभी 2-3 दिन पहले भी ये न्यूज़ में थी, अब फिर से ये न्यूज़ में आई है, ठीक है?
कल भी हमने शायद डिस्कस किया था कि वापस बुलाए हैं जितने भी 171 प्लेन्स थे जो है उनको जो है इंस्पेक्शन के लिए वापस बुलाया गया था। ओनियंस, टोमेटोज और पल्सेस जो है बम्प अप वेजी प्लेट प्राइसेस। वेजी प्लेट प्राइस में जो है उनको 12% से बढ़ गया दिसंबर में। जो क्राइसिल मार्केट इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स है उसकी मंथली रिपोर्ट में फूड प्लेट की जो कॉस्ट है वो इंडिकेट कर रही है कि कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर जाएगा बियॉन्ड नवंबर से 8.7% पेज। तो नवंबर के मुकाबले दिसंबर का जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे को जो है दिसंबर की रिटेल इन्फ्लेशन जो नंबर जो है वो रिलीज करेगा एनएसओ, तो उसके लिए आएगा ये, ठीक है ना। रिकॉर्ड प्राइस हाइक देखने को मिला है ओनियंस और टमाटो में। 82% ओनियंस में और 42% टमाटोज के ईयर ऑन प्राइस अगर बात करें, ठीक है ना। पल्सेज के भी जो 24% से इंक्रीज होते थे, तो तीनों में ही आपका राइज देखने को मिला, जिसकी वजह से जो वेज फूड प्लेट है उसकी कॉस्ट 29.7 रुपीज दिसंबर में हुई है। 3% लोअर देन दिसंबर थी, लेकिन स्टिल सेकंड स्टीपेस्ट रही है वो 4 मंथ में, ठीक है ना। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्राइवेट इंडस्ट्री लीड्स यूएस फर्स्ट मून लैंडिंग सिंस अपोलो। तो अपोलो के बाद जो है हाफ अ सेंचुरी से ऊपर हो चुका है जब जो है अर्ली मंडे जो है मून के लिए एक जो है मिशन छोड़ा गया है, लेकिन इस बार जो है प्राइवेट इंडस्ट्री जो है लीड कर रही है। रॉकेट का नाम आप याद रखें, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वुल्कन सेंटोर जो है ये नया रॉकेट है और ये लिफ्ट ऑफ किया है केप कैनेवरल से, और इसमें जो है बेसिकली एस्ट्रोबोटिक्स पेरेग्रीन लूनार लैंडर को ये कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लैंडिंग करेगा। अंटिल नाउ अगर बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग जो अर्थ के नियरेस्ट सेलेस्टियल नेबर है यानी कि मून, वो सिर्फ अभी तक अकम्प्लिश किए ए हैंडफुल ऑफ नेशनल स्पेस एजेंसीज ने, जिसमें इंडिया भी अब शामिल है। सोवियत यूनियन पहला था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी 1966 में, उसके बाद यूएस ने की थी, और स्टिल जो है यूएस केवल कंट्री ऐसी है जिसने जो है लोगों को जो है चांद पे भेजा है। चाइना ने सक्सेसफुली 3 बार जो है सक्सेसफुल लैंडिंग की है पिछले डिकेड में, जो अगर हम देखें तो मून के ऊपर, और इंडिया का आपको पता है रिसेंट में मोस्ट रिसेंट जो है वो इंडिया ने अचीवमेंट हासिल किया था, ठीक है ना। डेर कैसर फ्रेंच बैकेनबोर जो है वो 78 पासेज अवे, तो ये मच डेकोरेटेड जर्मन ग्रेट फुटबॉल प्लेयर हैं और वन ऑफ द 3 प्लेयर्स हैं अलोंग विद ब्राजील जगालो एंड फ्रांस डेस्चैम्प्स टू विन द वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर एंड ए कोच। ऐसे 3 प्लेयरों में से ये भी एक है जिन्होंने वर्ल्ड कप एज ए प्लेयर भी जीता और एज ए कोच भी जो है वर्ल्ड कप अपनी कंट्री को जिताया है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो पार्ट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इनके अचीवमेंट्स हैं, क्या-क्या इनके अचीवमेंट्स रहे हैं, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी चल रही है तो आपको पता है कई बार ये भी पूछ रहे थे कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो वरुण तोमर, ईशा सिंह ने जो है ओलंपिक में अपना इस जो कोटा है वो सुनिश्चित किया है, और साथ ही साथ जो है ईशा सिंह और वरुण तोमर ने जो अपना ओलंपिक कोटा जो है एक तरह से इंश्योर किया है। जकार्ता चैंपियनशिप में, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो जकार्ता में हो रही थी मंडे को, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड जीत के, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। सो थैंक यू।